हिंदी कहानी के हमारे चैनल कथा कहानी किस्सा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी के नायक हैं सरदार बलजीत सिंह। कुछ घटनाएं जीवन को अलग ही दिशा में मोड़ देती हैं। ये जानने के लिए कि सरदार बलजीत सिंह के साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं भानु प्रताप की कहानी। कहानी का शीर्षक है अस्पताल। भारत में सरकारी अस्पताल न हो तो गरीब लोगों की तो जान पर ही बनाए। प्राइवेट डॉक्टर की फीस 500 रुपए से कम की तो है नहीं। कुछ बड़े डॉक्टर अब 1000 रुपए भी कंसल्टेशन फीस लेने लगे हैं। अगर कोई अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहे तो जेब में अच्छी खासी रकम होना जरूरी है। अब डॉक्टर से मिलने से ही तो बात खत्म नहीं होती, बात तो वहां से शुरू होती है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। खून की जांच के बाद एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और न जाने कितनी तरह के टेस्ट शुरू होते हैं। इन सब से निपटने के बाद डॉक्टर साहब एक लंबा चौड़ा पर्चा थमा देते हैं। इस समय तक दवाई के लिए पैसे बचते ही नहीं। अब अगर ऊपर वाले की कृपा है तो आप चंगे हो जाएंगे, नहीं तो दूसरे डॉक्टर की शरण में जाएंगे और फिर शुरू हो जाएगा वही चक्कर जिसे अभी आप पूरा करके आए थे। हाँ, तो बात सरकारी अस्पतालों की हो रही थी। अब मुफ्त इलाज हो रहा है तो मामूली सिरदर्द से लेकर कैंसर तक के पेशेंट सरकारी अस्पताल में आते हैं। सबके लिए एक लाइन लगती है। लोग कंफ्यूज हैं। डॉक्टर तो पैंक्रियाटाइटिस बता रहा है, लेकिन हमारे पेट में तो मरोड़ उठ रहे थे। कुछ गूगल से पढ़ाई करके भी आने लगे हैं। अब डॉक्टर भी किस किस को समझाएं। अधिकतर तो अंगूठा छाप आते हैं यहाँ। अब इसी महिला को देखिए, आदमी काम पर गया है और औरत बच्चे को लेकर अस्पताल में मारी मारी फिर रही है। पर्चा हाथ में लेकर सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है या किसी वार्ड बॉय से पूछती है। रुआसी सी एक कोने में बुक्का फाड़ कर रो रहे बच्चे को लेकर बैठ जाती है। और फिर आते हैं सरदार बलजीत सिंह जी। आज की कहानी इन्हीं बलजीत सिंह जी की है। प्यार और सम्मान से लोग इन्हें प्राहजी कहते हैं। हम भी कहानी में इन्हें प्राहजी ही कहेंगे। ना, ये मत समझिएगा कि प्राहजी इस अस्पताल में नौकरी करते हैं या इन्हें कोई पद मिला हुआ है। आप समझ नहीं रहे हैं तो चलिए पहले प्राहजी की ही बात कर ली जाए। 65-70 साल के होंगे प्राहजी। एक गहरा बदन, चश्मे के अंदर से झांकती छोटी छोटी आंखें और सफ़ेद दाढ़ी जिसमें कसम खाने भर के लिए कुछ काले बाल। सर पर आमतौर पर लाल पगड़ी, पैंट बुशर्ट और पैरों में चप्पल। लो जी, ये थी प्राहजी की तफसील। लेकिन व्यक्तित्व केवल इतने से ही बनता तो प्राहजी को कौन पूछता। आज पूरा अस्पताल उन्हें जानता है, मरीज उन्हें पहचानते हैं और डॉक्टर उन्हें आदर से नमस्कार करते हैं। कुछ और बात तो है। अभी जिस महिला का जिक्र हमने किया था, जो अपने बच्चे को लेकर इधर उधर भटक रही थी, वो इस समय प्राहजी के पास पहुंच गई है। दाढ़ी खुजाते हुए प्राहजी उसका पर्चा देखते हैं और फिर उसे अपने साथ लेकर गलियारे में डॉक्टर की खोज में निकल पड़ते हैं। प्राहजी सुबह सुबह पर्चा बनवाने वालों से पहले ही रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं। सही लाइन लगवाना, महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग और बुजुर्गों की अलग। पेशेंट उनकी हर बात सर आंखों पर रखते हैं। कभी कभी कोई सिरफिरा उनसे भिड़ने लगता है तो लाइन में खड़े लोग ही उसे चुप करा देते हैं। 9 बजे के बाद प्राहजी की जरूरत अस्पताल में पड़ती है। किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी है तो प्राहजी हाजिर है। हद तो ये हो गई है कि अस्पताल के स्टाफ को भी अगर कोई नहीं मिल रहा है तो प्राहजी का सहारा लिया जाता है। कौन सा वार्ड कहाँ है, कौन से डॉक्टर साहब किस कमरे में बैठते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर कहाँ मिल जाएगा, सारी जानकारी उनके पास होती है। लोग कहते हैं कि प्राहजी ऐसी धुरी बन गए हैं कि अस्पताल का पहिया उनके बिना घूम नहीं सकता। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्राहजी ऐसा काम करते क्यों हैं, किस वजह से वो यहां आते हैं। जब उन्हें इस काम के लिए पैसा धेला कुछ नहीं मिलता तो क्यों? कोई तो वजह होगी। रोज उनकी सहायता लेने वाले भी कभी जानना नहीं चाहते कि आखिर बात क्या है। किसी ने कभी पूछा भी तो वो मुस्कुराकर रह गए। ये प्रश्न मेरे मन में भी उठ रहा था। काफी पूछताछ के बाद किसी ने बताया कि रघुनंदन जी शायद इसके बारे में कुछ बता पाए। पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले रघुनंदन प्रसाद जी ने पहले तो कुछ कहने से मना कर दिया, लेकिन बार बार आग्रह किए जाने पर वो तैयार हुए। अपनी बीड़ी सुलगाकर वो कैंटीन की खिड़कियों से बाहर कहीं और देख रहे थे। किसी और समय में पहुंच गए थे।
ये समय होता है जब जीवन में घटी घटनाओं की रील पीछे घूमने लगती है और फिर रुककर अपने आप शुरू हो जाती है। सन 1995 के जाड़ों की एक दोपहर थी। सरदारनी सिमरनजीत कौर चौक के पास एक थैले में सब्जी लिए घर की तरफ जा रही थी। मन में बस यही ख्याल था कि बलजीत जी का घर आने का समय हो गया है, उनके आने से पहले ही जल्दी से कुछ बना लो। वो अपनी धुन में चली जा रही थी। उन्हें अरे बचिए बचिए संभलिए सुनाई तो पड़ा। वो जब तक पीछे मुड़कर देख पाती, कुछ समझ पाती, तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। वो लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ी। सरदार बलजीत सिंह दुकान पर ही थे जब उनको पता चला कि सिमरन का एक्सीडेंट हो गया है। बगल की दुकान के गुप्ता जी का लड़का स्कूटर से उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा, पर तब तक सरदारनी जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। थिएटर से बाहर आ रही नर्स से उन्होंने पूछा, सिस्टर वो ठीक तो हैं? मुझे पता नहीं, डॉक्टर साहब आने वाले हैं, वही कुछ बता पाएंगे। रूखा सा जवाब नर्स ने दिया। बलजीत सिंह पगला गए। इधर उधर भागकर हर किसी के हाथ जोड़कर सरदारनी को बचाने की गुहार करने लगे। भागकर डॉक्टर के पास पहुंचे, लेकिन डॉक्टर की पत्नी ने कहा कि वो तो खाना खाकर ही आएंगे। वापस अस्पताल भागे। इमरजेंसी के डॉक्टर पहले ही हाथ खड़ा कर चुके थे। बलजीत सिंह को लगा जैसे सब कुछ ठहर गया है। अस्पताल में लगे पत्थरों की तरह सब इंसान, अस्पताल के कर्मचारी सब जड़ हो गए हैं, अपनी अपनी जगह पर स्थिर। वो इधर उधर भाग भाग कर चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, हाथ उठाकर वाहे गुरु को याद कर रहे थे, पर सब रुक गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब आए और फिर कुछ देर बाद खबर आई कि सरदारनी सिमरनजोत कौर नहीं रहीं। बलजीत सिंह शायद होने को पहले ही समझ चुके थे। अस्पताल के आगे बनी बेंच पर वो निढाल से बैठ गए। सिमरनजोत के साथ बिताए पल एक एक करके उनकी आंखों के आगे से गुजर रहे थे। वो मूक दर्शक बने बैठे रहे। डॉक्टर साहब आए, आई एम सॉरी कहकर चले गए। अस्पताल फिर धीरे धीरे हरकत में आ गया था। कुछ ठहर गया था तो सरदार बलजीत सिंह का समय। प्रहाजी ने सोचा था कि सिमरनजोत कौर के जाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने पाया कि दुनिया अपनी गति से चली जा रही है। वो अक्सर अस्पताल में आकर बैठ जाते। यहीं तो सिमरन को जिंदा लाया गया था, यहीं पर तो उसका दिल धड़क रहा था, यहीं पर उसने आखिरी सांस ली थी। आंखों की कोनों से आंसू गालों पर फिसलते हुए उनकी दाढ़ी में समा रहे थे। सरदार जी जरा इसे देखेंगे। बलजीत सिंह जी ने नजरें उठाईं तो एक औरत गोद में बच्चा लिए उनकी तरफ कागज बढ़ा रही थी। उन्होंने औरत की तरफ देखा तो वो बोली, मैं कब से इधर उधर भटक रही हूं, लेकिन कोई मुझे सही राह दिखा ही नहीं रहा। मेहरबानी होगी जरा देख लें। पर्चा देखा और फिर खुद से कहा, बलजीत कब तक ऐसे बैठेगा, चल उठ। और वो उठ खड़े हुए। रघुनंदन प्रसाद की आवाज भर्रा गई थी। उन्होंने बताया कि उस दिन के बाद प्रहाजी ने जो कमान संभाली वो आज तक चल रही है। हजारों मरीज आके चले गए, कई डॉक्टर बदल गए, कर्मचारी आए गए, लेकिन अगर बदस्तूर अपनी ड्यूटी पर कोई तैनात है तो वो सरदार बलजीत सिंह उर्फ प्रहाजी हैं। एक बार बातचीत में उन्होंने कहा था, रघुनंदन अस्पताल रुकना नहीं चाहिए, इसे हमेशा चलते रहना होगा। रघुनंदन प्रसाद ने लंबी सांस ली और उठ गए। दोपहर के 4 बजने को आए हैं। सामने मेन गेट से प्रहाजी धीरे धीरे अस्पताल से बाहर निकल रहे थे। उनसे बात करने का बहुत मन हो रहा था। तभी सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस गेट के अंदर घुसी। ड्राइवर जोर से चिल्लाया, प्रहाजी स्ट्रेचर मंगवाओ, एक्सीडेंट का केस है। प्रहाजी के पैरों में अचानक पहिए लग गए। वहीं से वो चिल्लाए, ओए बलबीर स्ट्रेचर ला, छेती कर, मैं डॉक्टर साहब को लेके आता हूं। इतना कहकर वो डॉक्टर साहब के घर की तरफ भागे। ऊंग सा रहा अस्पताल जैसे पूरी तरह से हरकत में आ गया। आपको भी लग रहा होगा कि दूसरे कई अस्पतालों में प्रहाजी जैसे बंदे की बहुत जरूरत है। अस्पताल। अभी आपने भानु प्रताप की लिखी ये कहानी सुनी। आप भी अपनी कहानी इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए नमस्कार।